हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो आज ए टू जेड बैच में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, जिसको बोलते हैं हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैरा जंबल्स क्या है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, साथ साथ में आपको भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं पहले आपको बता दूंगा कि सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद जब क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको 15-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ बेस्ट मेथड के साथ में। मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कि आपका सीजल का भी एग्जाम होने वाला है कुछ दिन के अंदर, 12-13 दिन के अंदर। तो मैं आपको ऐसे कुछ तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप इजीली जो है पैरा जंबल्स को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैरा जंबल्स होते क्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से एक पैसेज होता है जिसको बेसिकली क्या करते हैं वो तोड़ तोड़ के, ठीक है ना, उसको मतलब तोड़ तोड़ के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे पार्ट पी, क्यू, आर और एस, इस तरीके से क्या करते हैं वो दे देते हैं आपको तोड़ तोड़ के। और आपको क्या करना होता है, ये जो रीअरेंज करना, मतलब आपको इसको बेसिकली, मतलब इन्होंने तोड़ तोड़ के दे रखा है आपको, करेक्ट ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करके एक छोटा सा मतलब आपको पैसेज तैयार करना है। ठीक है, कि पहले कौन सा आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। मतलब ऑप्शन ए अगर आप फॉलो करते हो तो पहले आपको आर को रखना है, फिर आपको पी को रखना है, फिर क्यू को, फिर एस को। तो आप रख के देखोगे तो क्या सही ऑर्डर आएगा, नहीं आएगा। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे मैं अभी उस पर आऊंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि देखो पैरा जंबल्स के प्री के अंदर अगर मैं बात करूं, सीजल के प्री में पैरा जंबल्स के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस के अंदर आप कह सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि देखो 2 से 3 और 4 से 5 क्वेश्चन कम नहीं होते। अगर 3 क्वेश्चन भी प्री के अंदर आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको पता है 2 नंबर का होता है, तो 3 दिनों कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि 6 नंबर का वेटेज है इसका पूरे इंग्लिश में, 50 नंबर में से प्री में। ठीक है, और मेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको पता है एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 5 या 15, ठीक है, 145 नंबर का टोटल आता है मेंस में। उसमें से 15 नंबर की वेटेज है इसकी, तो यानी कि टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उतना भी मुश्किल नहीं है। आप इजीली अगर आज की क्लास अगर आप अच्छे से देख लोगे तो इतनी मेरी गारंटी है, मैं पूरी गारंटी के साथ ही करता हूं जो करता हूं। इतनी मेरी गारंटी है कि आपको इसके बाद किसी और की क्लास या कोई दूसरी क्लास देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, आज की क्लास अगर आप सही से देख लेते हो। ठीक है, चलो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ध्यान से देखो। यू नीड टू हैव गुड रीडिंग स्किल्स। सबसे पहली चीज जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कोई भी चीज जादू नहीं है, कोई भी चीज मैजिक नहीं है कि आपने कहीं से मैजिक सीख लिया और आपको हो जाएगा, आ जाएगा। तो कुछ भी मैजिक नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मतलब प्रैक्टिकली आपको करनी पड़ेंगी, जैसे आपको डेली रीडिंग करनी पड़ेगी। अभी मैं उस पर आऊंगा कि अभी कुछ दिन के अंदर जो बचे हमारे पास 10-12 दिन, उसमें आप कैसे मतलब जल्दी से सॉल्व कर सकते हो पैरा जंबल्स, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा। पहले मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको कि ओवरऑल अगर आपको पीक्यूआरएस को ठीक करना है तो मतलब क्या क्या चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो यू नीड टू हैव गुड रीडिंग स्किल्स, कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। यानी कि आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं। अगर आप इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे हो तो उसकी मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। अब मान लो आप इंग्लिश को पढ़ रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि लिखा हुआ क्या है, आपको बिल्कुल भी उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तो आप भूल जाओ। फिर तो पैरा जंबल्स क्या, फिर तो आप एग्जाम भी नहीं निकाल सकते, पैरा जंबल्स तो दूर की बात है। ठीक है, तो रीडिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और वो कैसे बढ़ती है, जब आप डेली क्या करते हो, रीडिंग करते हो। मैं हर बच्चे को हमेशा से बताता हूं कि डेली आप क्या करो, 20 से लेकर 30 मिनट्स डेली आप रीडिंग करो, डेली 20 to 30 मिनट्स डेली। अगर आप इतना करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या, यू मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब, वर्ब, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर मैं एक वर्ड आपको लिखकर दे दूं तो आपको पता होना चाहिए कि वो मैंने क्या लिखा है, वो नाउन लिखा है, प्रोनाउन लिखा है। जैसे मैं आपको बोल दूं सिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि सिटी क्या है, सिटी एक नाउन है। ठीक है, नाउन में भी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। सब मैंने पढ़ा रखा है, मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप जाकर देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सब पढ़ा रखा है मैंने, क्वेश्चन टैग सब पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं लिख दूं फास्ट, मैं आपसे पूछूं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप कहोगे सर ये एडजेक्टिव भी होता है और सर ये एडवर्ब भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाएगा। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो कैसे होगी, जब आप ग्रामर को पढ़ लेते हो। ठीक है, क्योंकि भाई आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सिर्फ रीडिंग तो करोगे नहीं, ग्रामर भी तो पढ़ोगे ना आप। ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब पढ़ोगे ना आप, तो वहां से पार्ट ऑफ स्पीच आपका अच्छा हो जाएगा। बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहलाता है। ठीक है, यू मस्ट लर्न सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक टॉपिक है, ठीक है, जो इसके बाद में वही कराने वाला हूँ। इस टॉपिक के बाद ये वाला टॉपिक लेने वाला हूं मैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो आपको देखो ये टॉपिक क्यों जरूरी है, इसमें ये बता रखा है
कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में क्या अग्रीमेंट होता है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आएगा तो कौन सा वर्ब आएगा, ये बता रखा है इस टॉपिक के अंदर। जैसे मैं आपसे बोलूं ईच गर्ल, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपसे बोलूं आगे हैज आएगा या हैव आएगा, ठीक है। तो ये चीज सिखाई जाती है किसमें, इस वाले टॉपिक में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, कि सब्जेक्ट में और वर्ब में आपस में जो अग्रीमेंट होता है। जैसे आपको पता है ईच गर्ल, जब भी हम ईच के साथ एक नाउन लगाते हैं, डायरेक्ट नाउन लगाते हैं, तो सबसे पहले तो वो नाउन सिंगुलर होता है, सब मैंने पढ़ा रखा है आपको, ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो आप वर्ब लगाते हो वो हमेशा क्या लगाते हो, सिंगुलर वर्ब लगाते हो। तो ईच गर्ल क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब लगाते हैं, क्योंकि यहां पर क्या करते हो आप, दो लाइंस को आपस में कनेक्ट करते हो पैराजंबल्स में, अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो वहां पर ये काम आता है, सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में जो अग्रीमेंट होता है वहां पर ये बहुत काम आता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं मैनी, मैनी अ बॉय, अब मैं आपसे पूछूं दोबारा से बताओ हैज आएगा हैव आएगा, तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। भाई ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इनमें आपस में अग्रीमेंट क्या है कि भाई इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, तो आप कहोगे सर जब भी मैनी अ आता है, पढ़ा रखा है मैंने ये भी, जब भी मैनी अ आता है या मैनी एन आता है, मैनी अ या मैनी एन, तो सबसे पहली चीज तो नाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर। तो मैनी अ बॉय हैज, तो ये है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंजंक्शंस। देखो यहां पर सबसे जरूरी चीज यही है, कंजंक्शंस। क्यों? क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर जो पैरा जंबल्स उसमें पी क्यू आर एस, इस तरीके से चार सेंटेंसेस छोटे छोटे हैं या चार लाइन से, तो आप क्या करते हो, आपस में दो को कनेक्ट करते हो। आप आपस में क्या करते हो, दो को कनेक्ट करते हो। जैसे इस वाले को या तो इससे कनेक्ट कर दिया, इस वाले को इससे कनेक्ट कर दिया, इस वाले को इससे कनेक्ट कर दिया, आप आपस में कनेक्ट करते हो। और आपस में कनेक्ट करने के लिए आप अच्छे से जानते हो कि दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम जो करता है वो कौन करता है, कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन हमारे पास बहुत सारे होते हैं, एंड होता है, बट होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे कंजंक्शन का टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा तो कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। कंजंक्शन मैं करा दूंगा अभी, मैंने कहा ना कि प्री से पहले मैं आपके जितने भी बचे हुए टॉपिक है सब करा दूंगा, ठीक है। तो कंजंक्शन की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जैसे मान लो आप दो अगर बिल्कुल ऑपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ रहे हो या दो ऑपोजिट वर्ड्स को जोड़ रहे हो, दो ऑपोजिट एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हो जो कि एक दूसरे से अलग है, तो वहां पर क्या लगाते हैं, बट लगाते हैं। अगर एक जैसे सेंटेंसेस को, एक जैसे वर्ड्स को या एक जैसे मतलब एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हो तो वहां पर क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव कहाँ, मतलब कौन सा कंजंक्शन कहां पर हम यूज करते हैं, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब मैं कंजंक्शन तो यहाँ पर समझाऊंगा नहीं क्योंकि फिर उसमें सारा टाइम चला जाएगा, आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि हाँ कंजंक्शन में मतलब कौन सा कंजंक्शन कहां पर यूज होता है, किस चीज के लिए यूज होता है। तो ये तो हो गया मतलब विस्तार से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया कि मतलब आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं पैराजंबल्स को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले 10-11 दिन के अंदर आप कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखो जिसकी मदद से आप इजीली ऐसे, ठीक है, आप इजीली क्या कर सको, पैराजंबल्स को सॉल्व कर सको। तो वो सारे ये पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान से देखो, देखो यहां पर मैंने ऊपर लिखा भी है, हाउ विल यू सॉल्व पैराजंबल्स क्विकली इन द एग्जाम, कि एग्जाम के अंदर पैराजंबल्स को आप क्विकली कैसे, देखो एग्जाम में क्वेश्चंस को करना बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारा खेल उसी का है। आपको प्री के अंदर क्या करना होता है, 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। हालांकि आपको पूरे 100 नहीं करने, अगर आप श्योरिटी के साथ में अगर आप ये मान के चलो 85 टू 95 या 85 टू 90 भी अगर कर देते हो, ठीक है, इतना तो आपको लेके चलना है, बाकी कम ज्यादा तो होता रहता है, इतना आपको लेके चलना है। तो बेसिकली 1 घंटे में आपको आप ये मान के चलो 85-90 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो वहां पर बाजी वही मारता है जिसके पास स्पीड है, जिसके पास ट्रिक्स हैं। अगर आप केवल नॉलेज लेकर चले जाते हो तो ध्यान रखना, एक देखो जो चीज सच है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एग्जाम में कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा कि आपको कितनी नॉलेज है, कोई आपसे पूछने तो नहीं आता ना आपकी सीट पे कि बताओ तुमको कितनी नॉलेज है। एग्जाम में जो जल्दी कर गया, जिसने जल्दी क्वेश्चंस को कर दिया, जिसकी अप्रोच क्या है, क्विक है ना, वो बाजी मार जाएगा। क्योंकि 1 घंटे का खेल है, वहां पर अगर आप सोचो कि नहीं मुझे तो पूरा पैरा जंबल पढ़ना आराम आराम से, नहीं पढ़ना पूरा पैरा जंबल भाई। एग्जाम के अंदर अगर तुम पूरा पैरा जंबल पढ़ने लग गए एक एक करके, एक एक करके, उसके बाद तुम चारों को तोड़ मोड़ के स्टोरी बना रहे हो तो भैया गया। इतने में तो मतलब पूरी इंग्लिश सॉल्व हो जाएगी जितने में तुम एक पैरा जंबल करोगे। इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि एग्जाम में आपको चीजों को फास्ट करना है, करने से मतलब नहीं है, फास्ट करने से मतलब है। तो फास्ट कैसे करोगे, उसके लिए ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी वीडियो के लास्ट में बोलोगे सर मजा आ गया। और अगर आपको मजा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि सर मजा आ गया। और मैं गारंटीड कह रहा हूं कि अगर आप इन अप्रोचेस को फॉलो करोगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो अभी जो आपका सीजल होने वाला है, जो भी आपका एग्जाम आप देने वाले हो,
उसमें आप देखना PQRS ऐसे सॉल्व कर दोगे, बिल्कुल क्विक, बिल्कुल फास्ट। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि कैसे आप क्विकली सॉल्व करोगे एग्जाम के अंदर। देखो सबसे पहली चीज, ट्राई टू फाइंड द फर्स्ट लाइन या फर्स्ट सेंटेंस। देखो आपको पता है कि PQRS ये चार चीजें हैं, तो इन चारों में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिससे सेंटेंस की हमारी शुरुआत हो रही होगी, है ना। कोई तो ऐसी लाइन होगी, कोई तो ऐसा सेंटेंस होगा चारों में से जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो रही होगी। और आप अच्छे से जानते हो कि कोई भी जो सेंटेंस होता है, ठीक है, देखो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस चीज को समझो पहले आप ध्यान से। एक जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, उसके अंदर आपको वर्ब मिलेगा, उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब हो सकता है ये सब्जेक्ट और वर्ब आपस में बदल जाए। कैसे बदलते हैं? जब इंटेरोगेटिव होता है तो आप जानते हो कि वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो तो यही है ना कि भाई सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। अब ये वर्ब डिपेंड करता है टेंस के ऊपर, है ना। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, यहां पर वर्ब तो लिख दिया मैंने, तो वर्ब के अंदर बेसिकली दो वर्ब है, एक आपका मेन वर्ब है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो कि डिपेंड करता है टेंस पे। आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना रहे हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको पता है अफर्मेटिव में नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए। वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आप लगाते हो। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस लगाते हैं, अफर्मेटिव में। बाकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव जितने भी हैं उनमें क्या लगाते हैं, डूडस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाऊंगा तो वहां पर आपको पता है इज एम आर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर मैं जाऊंगा तो वहां पर आपको पता है हैज हैव लगाते हैं, और हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये चीजें पता होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं, बीन, और बीन के साथ क्या लगाते हैं, वी1, के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है उसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। लेकिन जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है बाकी सारे, उसमें क्या आता है, डिड के साथ वी1। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, वॉजवर के साथ वी1 और आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, हैड के साथ बीन के साथ वी1 के साथ आईएनजी। ठीक है, ऐसे फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, विल शेल प्लस वी1। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, विल शेल प्लस बी प्लस वी1 प्लस आईएनजी। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल शेल प्लस हैव प्लस वी3, हैज नहीं आता, विल शेल प्लस हैव प्लस बी3। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी वर्ब आती है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको करना क्या है, देखो क्विक अप्रोच क्या है, ट्राई टू फाइंड। सबसे पहले चारों में से आपको फाइंड कर लेना, जो चार ऑप्शन, जो चार लाइंस लिखी होती है PQRS में, तो उन चारों में से आपको वो लाइन ढूंढनी है या वो सेंटेंस आपको ढूंढना है जिससे आपकी सेंटेंस की शुरुआत हो सके, है ना। फर्स्ट लाइन या फर्स्ट सेंटेंस आपको ढूंढना है बाय फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। जो अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है वो आपको ढूंढना है। अब आप जानते हो यूजुअली क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है यूजुअली स्टार्ट्स विद अ नाउन या प्रोनाउन। यूजुअली जो एक सब्जेक्ट होता है या तो वो एक नाउन होता है, ठीक है, और या तो वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ढूंढो PQRS जो चार हैं, चारों में से वो एक ढूंढो जिसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाए। अगर आपको इजीली सब्जेक्ट मिल गया तो मतलब वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी कि पहले नंबर पे वही आएगा। अब आप ऑप्शंस पे नजर मारोगे, ठीक है, समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो आपने ऑप्शन देखा, एक ऑप्शन है PQRS, एक ऑप्शन है SQPR, एक ऑप्शन है PR, सॉरी एक ऑप्शन है QRPS, और एक है RPQS। अब आपने देखा कि भाई PQRS जो है ना, आपने ढूंढ लिया कि भाई इसके अंदर सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो है ना पहले नंबर पे आएगा। और आपने देखा कि भाई ऑप्शंस को देखा तो ऑप्शंस में आपने देखा कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आर पहले नंबर पे आ रहा है, तो आपने देखा ये वाला है। बाकी सब में देखो इसमें क्यू पहले, इसमें पी पहले, इसमें एस पहले, तो डायरेक्ट क्या करोगे आप, इसको एलिमिनेट कर दोगे और यहां पर क्या कर दोगे, आंसर लगा दोगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको एग्जाम में क्विकली करना है, जल्दी करना है, तो उसके लिए क्या करो, पहला सेंटेंस ढूंढो। आपकी पहला सेंटेंस क्या है उसके लिए आप ढूंढो अपना अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है आपका, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। देखो आराम से समझ लो, अभी मैं आराम आराम से समझा रहा हूं ताकि आगे का काम आपका आसान हो जाए। समझ गए? अभी जब मैं सॉल्व कराऊंगा ना क्वेश्चंस तो आपको देखना और भी आसान लगेगा। तो पहली चीज क्या है कि भाई आप स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट ढूंढो, सेंटेंस ढूंढो। दूसरा, ट्राई टू फाइंड द लास्ट लाइन या लास्ट सेंटेंस। जैसे आपने पहले वाला ढूंढा ऐसे आप क्या करो लास्ट, क्योंकि पहला और लास्ट ढूंढना आसान होता है कंपैरिजन में बीच वाले दो ढूंढने के। पहला और लास्ट ढूंढना आसान होता है, ठीक है। लास्ट वाला जो होता है बेसिकली क्या होता है, कंक्लूजन पार्ट जो होता है बेसिकली, जो आपका रिजल्ट होता है किसी भी चीज का, उसको हम बोलते हैं लास्ट लाइन या लास्ट सेंटेंस। तो वो आपको मतलब ढूंढना है। वो भी कैसे ढूंढेंगे अभी मैं आपको आगे एग्जांपल्स में समझाऊंगा, ठीक है। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है वो क्या लगती है, ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है मुझे ये। आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाना है, जैसे मान लो चार लाइन लिखी है PQRS, ठीक है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि शुरू में कौन सा आएगा,
आपको ये समझ नहीं आ रहा कि लास्ट में कौन सा आएगा। अच्छा पहले मैं ऑप्शन देता हूं, या ऑप्शन है पी क्यू आर एस, ऑप्शन बी है क्यू आर पी एस, ऑप्शन सी है क्यू आर एस पी, और ऑप्शन डी है क्यू आर या क्यू पी एस आर। ये है। अब आपने देखा ऑप्शंस को, आपको चलो पता लग गया कि क्यू वाला जो है पहले नंबर पे आएगा, पता लग गया आपको, मान लो। लेकिन आपके सामने एक डाउट, आपके सामने एक दिक्कत है, भाई क्यू पहले नंबर पे आएगा, लेकिन देखो चलो ये तो आपने काट दिया क्योंकि क्यू पहले पे आ रहा है, लेकिन इन तीनों में क्यू पहले पे आ रहा है। अब आप फंस जाओगे कि भाई अब क्या करें, ठीक है। और मान लेते हैं आपको ये पता लग गया, लेकिन अब आपको क्या करना है, देखो मैंने जो पेयर ऑफ सेंटेंसेस बताया, आपने इन दोनों लाइनों को पढ़ा मान लो, ठीक है। और इनको पढ़ के आपको पता लग गया कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, कोई पहले आए कोई लास्ट में आए, लेकिन कुछ भी हो जाए ये वाला जो है ना वो तो इसके बाद ही आएगा। इसको बोलते हैं पेयर बनाना। ऐसा अभी मैं आपको आगे एग्जांपल में समझाऊंगा। आपने ढूंढ लिया कि भाई ये जो एस वाला पॉइंट है ना वो तो आर के बाद ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, समझ रहे हो। जैसे ये जो एस है ये तो आर के बाद ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब आपने क्या कर लिया, एक पेयर बना लिया आर एस का, कि आपको पता है पहले आर आएगा फिर एस आएगा। अब आप इसको ढूंढोगे एक साथ, कि एक साथ ये कहां दिख रहा है आपको सेंटेंस में, ऐसा मतलब कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे आर के बाद एस है नहीं है, यहाँ पर आर के बाद एस है नहीं है, यहाँ पर आर के बाद एस है, तो ये आपका आंसर खत्म। तो इसको बोलते हैं पेयर बनाना। अभी ये भी आपको समझाऊंगा कि कैसे पेयर बनाओगे आप। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो। तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। देखो पहला मैंने क्या बताया कि स्टार्टिंग का सेंटेंस ढूंढ लो, दूसरा मैंने क्या बताया लास्ट वाला ढूंढ लो, तीसरा मैंने क्या बताया अगर दोनों नहीं मिल रहा, स्टार्टिंग भी नहीं मिल रहा लास्ट भी नहीं मिल रहा, तो आप एक पेयर ढूंढ लो। एक पेयर की मदद से आप आराम से एक या दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। अगला देखो क्या है, लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। जैसे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है पी क्यू आर एस, ऑप्शन बी है क्यू आर पी एस, ऑप्शन सी है आर एस पी क्यू, और ऑप्शन डी है एस क्यू पी आर। आपने जैसे ही ऑप्शन को देखा, आपने देखा कि सबका जो पहला है ना वो अलग है, तो पता क्या हो गया, इससे आपका काम हो गया बहुत 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 आसान। मतलब बस आपको ये ढूंढना है कि पी क्यू आर और एस में से पहले नंबर पे क्या आएगा, और जैसे ही आपको मिल गया आपका काम खत्म। आपको जैसे ही पता लग गया कि पी वाला पहले पे है, बाकी तीनों ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, खत्म। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखना कि ऑप्शन कैसे दे रखा है। या तो हो सकता है ऐसे दे रखा हो कि चारों का पहला अलग हो, या तो हो सकता है ऐसे दे रखा हो, जैसे इसमें देखो पहले नंबर पे तीनों में क्यू है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। या ऐसे में देखना पड़ेगा कि लास्ट में कौन सा आएगा। समझ रहे हो। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखो। अगर ऑप्शन ऐसा वाला है तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप ढूंढ लो पहले पे क्या आएगा। अगर ऐसा वाला है तो पहले पे तो आप ढूंढ लिया आपने, लेकिन साथ में आपको एक पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पेयर बना दोगे। इस चीज को समझो कि ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस में यहां पर जो मेन काम है ना आपका वो क्या है, एलिमिनेट करना। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। इजीली क्या होंगे, जो दो ऑप्शंस होंगे वो तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, और बाकी के जो दो बचे उसमें से एक निकालना मैं आपको सिखा ही रहा हूं, ठीक है। समझ गए। तो ऑप्शंस को ध्यान से देखना है आपको। अगला क्या है, देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्टिंग स्टेटमेंट। देखो एक होता है शुरुआती स्टेटमेंट, मतलब एक जो सबसे पहले आएगा, एक जो सबसे लास्ट में, और दो जो बीच में होते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं। तो इनमें से जिस सेंटेंस में आता है ना दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, सिमिलरली, इनको बोलते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट, जिसमें जिसके अंदर ये सब आपको दिखाई दे, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम। इसका मतलब आप समझे, सपोर्टिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, कि जिस स्टेटमेंट में ये आ रहा है, इसका मतलब इससे पहले कोई ना कोई ऐसी लाइन होगी जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इससे होगा। इस चीज को समझो। मान लो किसी लाइन के अंदर है दिस फैक्ट्री, या फिर ऐसे दे रखा है, मान लो समझाता हूं। मान लो एक लाइन के अंदर दे रखा है पी क्यू आर एस है ना, तो पी क्यू आर एस में आर में दे रखा है कि दैट फैक्ट्री वॉज हॉन्टेड, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि इसमें अगर दैट आ गया तो आपका ध्यान इस पे जाएगा कि भाई जिसमें दैट आ रहा है वो एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये अगर सपोर्टिंग स्टेटमेंट है तो जिस स्टेटमेंट को ये सपोर्ट कर रहा होगा वो स्टेटमेंट इससे पहले आएगा, और उस स्टेटमेंट के अंदर जाहिर सी बात है किसी फैक्ट्री का जिक्र होगा, तभी तो यहां पर बोला कि दैट फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री, जिसका जिक्र पहले कर रखा होगा। क्योंकि दैट लगने का मतलब है ये सपोर्ट कर रहा है स्टेटमेंट को, यानी कि इससे पहले जो स्टेटमेंट आएगा उसके अंदर फैक्ट्री का जिक्र होगा। अब आपको दिख गया फैक्ट्री का जिक्र पी में हो रहा है, तो इजीली आपने पेयर बना लिया कि भैया पी के बाद तो आर ही आएगा। अब आपको ऑप्शंस को देखना कि पी आर कहां दिख रहा है, काम खत्म। कुछ है ही नहीं, मैंने क्या बताया, इजी करने का यही तरीका है कि आपको पेयर बनाना है, कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। अभी देखना एग्जाम्पल कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो ये ध्यान रखना कि जिस भी सेंटेंस के अंदर, जिस पार्ट के अंदर ये दिखाई दे रहा है दिस, दैट, दीज, दोज, आप समझ जाना कि वो क्या है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, यानी कि उससे पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसको ये सपोर्ट कर रहा होगा। बस आपको उसको ढूंढ लेना, ठीक है। एक और होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्फेटिक सेंटेंसेस।
एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? जोर देना, है ना, जोर देकर बोलना सेंटेंस को। तो उसमें क्या होता है? ऑल्सो, इवन, इनफैक्ट, रियली, टू। तो जिसके अंदर ये आ गया मतलब आप समझ जाना कि वो क्या है? एम्फेटिक सेंटेंसेस को दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी सेंटेंस में आ रहा है ऑल्सो, ऑल्सो हिज फादर, तो ऑल्सो तो तभी आ रहा है ना जब इससे पहले कुछ आ रहा होगा, क्योंकि ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी। तो भी तो तब आएगा जब पहले तुम कुछ और बोलोगे। जैसे मैं हिंदी जानता हूं और इंग्लिश भी, तो मैं केवल यूं तो नहीं बोलूंगा ना इंग्लिश भी, क्योंकि इस भी को जस्टिफाई करने के लिए इससे पहले मुझे कुछ और बोलना पड़ेगा कि मैं हिंदी जानता हूं और इंग्लिश भी। तो अगर ऑल्सो आ रहा है तो मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ऑल्सो से कनेक्ट करेगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। इवन आ रहा है तो इवन से कुछ ऐसा होगा जो कनेक्ट करेगा। इनफैक्ट आ रहा है, रियली आ रहा है, टू आ रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो क्या करेगा? कनेक्ट करेगा इनको। तो इससे आपका पेयर बन जाता है। इन वर्ड्स को याद रखने का ये फायदा है कि इससे आपका इजीली क्या बन जाता है? पेयर बन जाता है। और जैसे पेयर बनता है वैसे ही आपका 50% काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन सही करना चाहते हो, PQRS वाले, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और आपको ध्यान में रखना है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। क्या क्या है कि पहले आपको शुरुआती सेंटेंस ढूंढना है, एंड वाला ढूंढना है, नहीं मिले तो आप पेयर बना लो, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑप्शन को ध्यान से देखो कि किस फॉर्म में ऑप्शन दे रखा है। सपोर्टिंग स्टेटमेंट इनसे बनता है, एम्फेटिक सेंटेंसेस इनसे बनता है। तो इसकी मदद से आप क्या करो? पेयर बना लोगे। आई होप अभी तक जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं ध्यान से देखो। अभी हमारा पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं पहले पहला एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर आगे के जितने भी एग्जाम्पल्स है, टोटल लगभग 15 क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, अभी जो लेटेस्ट सीजल 2022 का प्री हुआ था, सारे क्वेश्चन उसके हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं काफी पुराने क्वेश्चन लाया हूं, लेटेस्ट पैटर्न पे लाऊं कि एसएससी जैसा दे रही है अभी, ठीक है, टीसीएस के पैटर्न पे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन पहले आप क्या करोगे? स्क्रीन को पॉज करके पहले आप खुद अटेम्प्ट करोगे और आंसर निकालोगे। इससे आपको मजा आएगा कि हाँ मेरे सही जा रहे हैं सारे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं। अगर किसी को ये भी करना है खुद से तो पॉज करके कर सकता है। चलो मैं कराता हूं, देखो कैसे। अच्छा यहां पर ना देखो, स्टार्टिंग आपको दे रखा है द रेटल स्नेक। अगर ऐसा मिल जाए तो आपका काम पता आसान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट आपको शुरू में दे दिया, यानी कि शुरुआत वाला ढूंढने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब देखो द रेटल स्नेक, यहां पर सांप की बात हो रही है, ठीक है। द रेटल स्नेक आपको पता है सब्जेक्ट हो गया आपका, नाउन है ये, द रेटल स्नेक। अब सबसे पहले क्या करना है? ऑप्शंस को देखना है। मैंने क्या बोला? सबसे पहले ऑप्शन। यहां पर ऑप्शन देखो, यहां पर पहले नंबर पर दे रखा है आर, यहां पर पहले पे दे रखा है एस, यहां पर पहले पे दे रखा है क्यू, और यहां पर पहले पहले पे क्यू, और यहां पर भी पहले पे क्या दे रखा क्यू। तो यहां पर देखो, ये जो पहले आप ये देख लो कि इसमें आर है और इसमें एस है, और इन दोनों में क्यू है। तो पहले आप ये देख लो कि क्या आर और एस पहले नंबर पे आ सकते हैं? अच्छा, तो आर पे क्या है? नोज। आर पे क्या है? नोज, यानी कि V1 और SES। तो आप कहोगे सर ये तो आ सकता है, क्योंकि भाई देखो सब्जेक्ट शुरू में आ गया, और सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद क्या आ जाएगा? V1। तो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें यही तो होता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद SES, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट ये रहा और वर्ब और SES ये रहा, तो यानी कि आर जो है ना वो आ सकता है, यानी कि ये आ सकता है। एस देखो, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, क्या यहां पर रेटल स्नेक के बाद सेंस ऑफ स्मेल डायरेक्ट आ जाएगा? ये भी एक नाउन है और सेंस भी एक नाउन है। यहां पर सेंस ऑफ स्मेल की बात की जा रही है, मतलब नाउन। तो क्या दो नाउन डायरेक्ट साथ में आएंगे? तो आप कहोगे सर नहीं आएगा, तो एस तो नहीं आएगा। क्यों? देखो, ऑर्गन्स, द रेटल स्नेक, ऑर्गन्स, रेटल स्नेक के डायरेक्ट बाद ऑर्गन दोबारा से नाउन, यानी कि दो नाउन साथ में। अगर दो नाउन को आप जोड़ भी रहे हो तो एंड से जोड़ोगे, अगर जोड़ना भी है तो। ये क्या बात हुई? द रेटल स्नेक ऑर्गन्स, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर रेटल स्नेक के ऑर्गन की बात कर रहे होते तो क्या बोलते? रेटल स्नेक्स ऑर्गन्स, या तो ऐसे बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। लेकिन नहीं लगा हुआ, तो दो नाउन डायरेक्ट तो साथ में आते नहीं है, तो क्यू वाला तो भूल जाओ, नहीं आ सकता। खत्म हो गया, आपका आंसर आ गया ए। कितना टाइम लगा करने में? मैंने समझाया तो टाइम लगा, वरना कितना टाइम लगा? आपने सीधा देखा भाई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। वर्ब मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में वर्ब नहीं है, क्योंकि देखो ये एक प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन साथ में ऐसे नहीं जुड़ते। ये नाउन है ऑर्गन्स, तो दो नाउन साथ में ऐसे नहीं जुड़ते। ये भी नाउन है सेंस ऑफ स्मेल, तो दो नाउन ऐसे नहीं जुड़ते। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा, खत्म। खत्म। कुछ करना पड़ा क्या? पूरा पढ़ना पड़ा क्या? मैंने इसकी मीनिंग भी निकाली। अगर आप मीनिंग नहीं भी निकाल पा रहे हो, अगर आप रीडिंग में अच्छे नहीं भी हो, तो भी आप ये ट्रिक्स लगाकर, टेक्निक्स लगाकर आप इजीली PQRS को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, इसको आप स्क्रीन को पॉज करो और आप खुद इसको अटेम्प्ट करो। यहां पर भी देखो शुरुआत में दे रखा वी हैव बीन। देखो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, समझाता हूं ध्यान से देखो। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। हेलो,
हेलो हेलो हेलो। चलो देखो, अभी मैंने आपको समझाया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है हैज हैव के बाद क्या होता है बीन, और बीन के बाद क्या होता है वी वन के बाद क्या होता है आईएनजी, ये होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, हैव है, बीन है, तो या तो इसके बाद क्या आएगा वी वन आईएनजी आएगा। ठीक है, या तो वी हैव बीन के बाद, देखो इसके बाद वो भी आ सकता है, अगर सेंटेंस नो, अगर सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो वी वन आईएनजी, अगर एक्शन नहीं हो रहा तो बीन के बाद क्या आता है एडजेक्टिव आता है। ठीक है, तो अब आप देखो क्या बीन के बाद कोई वर्ब यहाँ पर है, क्या एबल वर्ब है, नहीं है, क्या द माइक्रोबायम वर्ब है, नहीं है, क्या दैट आर वर्ब है, नहीं है, क्या सेवियरिटी वर्ब है, नहीं है, यानी कि वर्ब तो कोई नहीं दिख रहा मुझे डायरेक्ट। इस चीज को समझो, बीन के बाद वर्ब मुझे कोई नहीं दिख रहा, इसका मतलब कोई ना कोई क्या होगा एडजेक्टिव होगा। तो क्या ये द माइक्रोबायम एडजेक्टिव है, नहीं है, क्या दैट आर एडजेक्टिव है, नहीं है, क्या सेवियरिटी, हाँ सेवियरिटी ये तो नाउन है एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो आप एक ही देख रहे हो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है एबल, एक ही एडजेक्टिव है पूरे में, वी हैव बीन एबल, ये हो सकता है वी हैव बीन एबल। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई सबसे पहले तो पी आएगा, अब आपने देखा पी किस किस में दिख रहा है, पी मुझे एक में दिख रहा है और चार में दिख रहा है, तो ये दोनों तो कट गए। अभी दूसरा तरीका भी समझाऊंगा कि कैसे इसको और सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता है देखो पी क्यू एस आर, यानी कि पी और क्यू, पी और क्यू, तो ये दोनों तो साथ में है, ये कंफर्म है, तो पढ़ो इसको, वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इम्यून रिस्पॉन्स, अब देखो अब इसके बाद क्या जोड़ोगे आप, आर जोड़ोगे एस जोड़ोगे, आप ही बताओ। द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स, यहां पर दो चीजों को एंड से जोड़ रखा है, द माइक्रोबायोम एंड द इम्यून रिस्पॉन्स दैट आर, तो यहां पर जो आर है वो जाहिर सी बात है किसी न किसी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगा होगा, क्योंकि आर आपको पता है प्लूरल के साथ आता है, यानी कि इस आर से पहले प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, या दो चीजें होंगी, या दो से ज्यादा चीजें होंगी, तो देखो दो चीजें ये रही ना, द माइक्रोबायोम एंड द इम्यून सिस्टम दैट आर। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है जो आर है वो इन दोनों के लिए लगा है, यानी कि क्यू के बाद क्या आएगा आर आएगा, जो कि मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका यही था कि अगर मान लो आपको समझ में नहीं भी आ रहा कि बीन के डायरेक्ट बाद क्या आएगा, तो आप इससे कर सकते थे कि यहाँ पर देखो ये आर अगर लगा है तो आर से पहले प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि दो या दो से ज्यादा, तो माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स दैट आर क्लियरली लिंक्ड। ठीक है, तो यानी कि आपको पता है क्यू के बाद तो आर आएगा, तो क्यू के बाद आर, देखो क्यू के बाद आर ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, सिर्फ इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चीजों को करना आसान है, बस आपको थोड़ी सी क्या चाहिए, थोड़ी सी कीन कहते हैं ना, थोड़ा सा आपको अच्छा मतलब देखना मतलब आना चाहिए कि हाँ कम से कम समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ रहा है। स्क्रीन को पॉज करो और करो आप इसको, देखो क्या दे रखा है, मेन सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, देखो मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वूलर लेक इज रिवर झेलम। आप इसको बताओ इसको कैसे करोगे, पहले ऑप्शंस को देखो, यहां पर ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, आर पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू आर एस, क्यू एस आर पी, और देखो ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों अलग अलग है, तो पहले इनको देख लेते हैं कि क्या सेंटेंस की शुरुआत आर या क्यू से हो सकती है। देखो आर में क्या लिखा है, दिस लेक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दिस दैट दीज दो सच सिमिलरली, ये सब कब आता है, इसको क्या बोलते हैं, देखो अभी बताया था ना मैंने, ये रहा दिस दैट दीज दोज, ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं वो स्टेटमेंट इससे पहले आना चाहिए, यानी कि कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में तो नहीं आ सकता ये, क्योंकि इससे पहले हमेशा कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसको ये सपोर्ट कर रहा होगा। तो यहां पर देखो अगर मैं बोलूं कि यहां पर शुरू शुरू ही दिस से है, दिस लेक, तो क्या इससे शुरू हो सकता है, दिस लेक, भाई कौन सा लेक, दिस तो क्या कर रहा है इंट्रोड्यूस कर रहा है ना किसी को, तो जिसको ये इंट्रोड्यूस कर रहा है या जिसको सपोर्ट कर रहा है वो जाहिर सी बात है इससे पहले होगा, यानी कि आर से तो शुरू आप नहीं कर सकते। आसान है, बोलो जल्दी हाँ या ना। अब है क्यू, क्यू से देखते हैं, वूलर लेक इज ऑल्सो, देखो ऑल्सो आ रहा है, तो अभी देखो अभी तो मैंने बताया था, देखो जहां पर ऑल्सो आ जाए, ये रहा देखो जहां पर ऑल्सो आ जाए ये होता है एम्फेटिक सेंटेंस, तो भैया जिसको ये एम्फेसाइज कर रहा होगा वो इससे पहले आएगा, यानी कि डायरेक्ट ऑल्सो से तो आप शुरू नहीं कर सकते ना, मैंने भी क्या बताया था कि आई नो इंग्लिश एंड ऑल्सो हिंदी, तो ऑल्सो मैं तभी तो बोलूंगा जब इससे पहले कुछ बोल चुका हूँ, क्योंकि उसी को एम्फेसाइज करने के लिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ ऑल्सो बोल रहा हूँ ना, तो यहां पर डायरेक्ट ऑल्सो से शुरू नहीं हो सकता ना, ऑल्सो वूलर लेक इज ऑल्सो, तो इज ऑल्सो तो तब होगा जब इसके बारे में कुछ ना कुछ और बताया गया होगा, तो क्यू से भी शुरू नहीं हो सकता। देखो कितना आसान है चीजों को करना अगर आपको कुछ चीजें पता हो, तो यही मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, पी क्यू आर एस और पी आर एस की, ध्यान से देखो, यानी कि शुरू तो पी से होगा, ये कंफर्म है। देखो मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वूलर लेक, मेन सोर्स ऑफ वाटर
फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम। देखो यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दे रखा, कितना अच्छा। मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक, कि वुलर झील जो है उसका वाटर का जो मेन सोर्स है वो क्या है, रिवर झेलम। वो रिवर झेलम उसका मेन सोर्स है, ठीक है। यहां से शुरू हो गया। अब आपको देखना क्यू या आर, ठीक है। वुलर लेक इज ऑल्सो सेड टू बी अ रेमिनेंट ऑफ। अब देखो इस चीज को आप कनेक्ट करो। देखो यहां पर क्या था, पेयर बनाओ। आपने शुरू वाला ढूंढ लिया ना, उसके बाद क्या करो, पेयर बनाओ। देखो दिस लेक इज ऑल्सो, दिस लेक ऑल्सो हैज, ठीक है। और यहां पर क्या है, देखो दिस आइलैंड, यहां पर भी दिस आ रहा है। तो अगर यहां पर ये दिस आइलैंड आ रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर ये दिस आ रहा है तो मतलब किसी न किसी को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, या किसी न किसी को सपोर्ट कर रहा है। तो जिसको ये सपोर्ट कर रहा होगा वो इससे पहले होगा, यानी कि इससे पहले जो भी लाइन होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं आइलैंड का जिक्र हो रखा होगा, तभी तो यहां पर दिस आइलैंड बोला। समझ रहे हो मेरी बात को? दिस आइलैंड जो आ रहा है वो सपोर्ट कर रहा है किसको, इससे पहले वाले स्टेटमेंट को। तो इससे पहले जो भी होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं तो आइलैंड का जिक्र होगा। अब आप जरा ढूंढो कि किसके अंदर आइलैंड का जिक्र कर रखा है, ठीक है। देखो दिस लेक ऑल्सो एज अ स्मॉल आइलैंड, देखो ये रहा, इसी में दिख गया आपको आइलैंड। इस चीज को समझो, बहुत जरूरी है कि यहां पर अगर दिस आइलैंड बोला तो दिस दैट कब आता है, मैंने आपको बताया कि किस लिए आता है, सपोर्ट करने के लिए। तो अगर ये किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इससे पहले जो स्टेटमेंट होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं आइलैंड का जिक्र तो होना चाहिए ना, तभी तो बोला दिस आइलैंड। तो इससे पहले क्या है, आर है, यानी कि ये तो कंफर्म होगा कि आर पहले आएगा और एस बाद में आएगा। और आपको ये पता लग चुका कि पी पहले नंबर पे, ये पता लग चुका है आपको, क्योंकि दोनों में पी है। तो पी पहले नंबर पे है और आर और एस एक साथ में, तो ढूंढो किस में है। देखो पी पहले नंबर पे और आर और एस साथ में, पी पहले नंबर पे और आर और एस साथ में। अब यहां पर बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहां पर इतना क्लोज दे दिया, इसीलिए मैंने ऑप्शन डाला है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला है। आपको ये पता है कि आर और एस साथ में आएंगे, तो देखो दोनों में आर और एस साथ में, आर और एस साथ में, दोनों में पी पहले पे। अब आपको बस ये देखना है कि क्यू पहले आएगा या क्यू लास्ट में आएगा। तो देखो मतलब क्यू दूसरे नंबर पे आएगा, लास्ट में आएगा। तो पहले आप पी आर एस को साथ में कनेक्ट करो। यहां पर थोड़ा सा काम आपको करना है कि मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम, दिस लेक इज ऑल्सो हैज अ स्मॉल, देखो कनेक्ट हो रहा है डायरेक्ट। देखो क्योंकि यहां पर लेक की बात कर रहा है और यहां पर भी क्या बोल रहा है, दिस लेक। इस चीज को समझो ना, क्योंकि ये जो दिस लेक है ये भी तो क्या है, सपोर्टिंग स्टेटमेंट है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट है तो इससे पहले जो भी होगा उसके अंदर भी लेक की बात हो रही है, क्योंकि लेक को इंट्रोड्यूस कर रखा होगा। तो लेक को इंट्रोड्यूस किस में कर रखा है, पी में कर रखा है। तो यानी कि ये आपको पता लग गया कि भाई पी और आर एक साथ आने चाहिए। तो पी और आर एक साथ किस में आ रहे, डी में आ रहे, काम खत्म। तो जो पेयर बनाने वाला हो गया, ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट वाला हो गया, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको मीनिंग नहीं भी समझ में आ रही है तो आप पेयर बना लो, ठीक है। या फिर सपोर्टिंग स्टेटमेंट को देखकर ये पता लगा लो कि अगर ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट है तो जाहिर सी बात है इससे पहले जो होगा उसी को सपोर्ट कर रहा होगा। तो आप ढूंढ लो कि कौन सा है जिसको सपोर्ट वो कर रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, करो आप इसको पहले, ठीक है। देखो अ सिंगल यूरेनियम, यहां पर आपको सब्जेक्ट दे रखा है शुरू में, अ सिंगल यूरेनियम, ये आपको सब्जेक्ट दे रखा है। सबसे पहले ऑप्शंस को देखो किस फॉर्मेट में, पहले पी है, पहले क्यू है, इन दोनों में पहले क्या दे रखा है, आर दे रखा है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पहले नंबर पे क्या आएगा। तो पहले देखते हैं क्या पी आ सकता है। अ सिंगल यूरेनियम, अगर यहां पर सब्जेक्ट है तो अब इसके बाद पी को जोड़ो। अ सिंगल यूरेनियम पेंसिल इरेजर, अ सिंगल यूरेनियम पेंसिल इरेजर। देखो पेंसिल इरेजर एक अलग नाउन है, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। पेंसिल इरेजर एक अलग नाउन है और सिंगल यूरेनियम, यूरेनियम क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आप एक चीज, थोड़ा सा लॉजिक भी कभी कभी चाहिए होता है। जो पेंसिल इरेजर होता है क्या वो यूरेनियम का बना होता है? जो पेंसिल का इरेजर होता है क्या वो यूरेनियम का बना होता है? तो आप कहोगे नहीं सर। यानी कि अगर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि आपको पता है एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, तो अगर मैं इसके बाद नाउन लगा भी दूं पेंसिल इरेजर, तो आपको पता है मैच नहीं करेगा कहीं से भी, क्योंकि यूरेनियम का पेंसिल इरेजर कभी नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि पी तो मैच नहीं कर सकता पहले पे, तो यानी कि पी नहीं आएगा। दूसरा तरीका भी बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो, ठीक है। अ सिंगल यूरेनियम, कोई ना कोई मुझे क्या चाहिए, नाउन चाहिए इसके बाद, क्योंकि एडजेक्टिव है ये और एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। अ सिंगल यूरेनियम, या तो नाउन चाहिए या तो आगे वर्ब भी होगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब आ जाएगा तो स्टेट सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। अ सिंगल यूरेनियम पैलेट, सिंगल यूरेनियम पैलेट, पैलेट पता आपको क्या होता है? पैलेट मतलब छोटा सा जो वो होता है, पैलेट मतलब गोला किसी भी चीज का। अ सिंगल यूरेनियम पैलेट, एक छोटा सा यूरेनियम का पैलेट। तो ये मैच कर रहा है क्योंकि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, मैच कर रहा है ना, यूरेनियम का पैलेट होता है, ठीक है। अब आपको पता है क्यू पहले पे आ सकता है, मतलब ठीक है। अ सिंगल यूरेनियम एज अ टन ऑफ कोल। अब आपको पता है डायरेक्ट एज अ टन ऑफ कोल कैसे आ जाएगा, या डायरेक्ट और से तो शुरू होगा नहीं सेंटेंस, ये भी आप जानते हो। तो एस वाला तो वैसे भी नहीं है। अब आपको देखना कि क्या आर पहले आ सकता है। तो क्या सेंटेंस की शुरुआत में जैसे अ सिंगल यूरेनियम एज अ टन ऑफ कोल 3 बैरल्स ऑफ ऑयल, क्या आपको लगता है कि यूरेनियम के डायरेक्ट बाद एज अ टन ऑफ कोल मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना।
ठीक है, यानी कि आपको पता है कि शुरू तो आर से नहीं हो सकता, तो आर वाले दोनों कट जाएंगे, एक ही ऑप्शन आपके पास बचा सी। दूसरा तरीका देखो, समझाता हूं। यहां पर देखो, आपको आपकी नजर तेज होनी चाहिए बस। देखो लार्जर देन अ, आपको पता है यहां पर लार्जर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और यहां पर देन है, और यहां पर अ है, तो जाहिर सी बात है यहां पर कोई ना कोई नाउन होगा, यानी कि क्यू के बाद जो भी होगा वो एक नाउन से शुरू हो रहा होगा। इस चीज को समझो कि क्यू के बाद जो भी होगा वो एक नाउन से शुरू हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि क्यू के बाद मैं क्या रख सकता हूं, क्या मैं क्यू के बाद ये रख सकता हूं एज अ टर्न ऑफ, तो आप कहोगे सर क्यू के बाद आर नहीं रख सकता मैं, क्योंकि आर में नाउन नहीं है। क्या क्यू के बाद मैं एस रख सकता हूं, एस में क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो आप कहोगे सर ये भी नहीं रख सकता मैं। क्या क्यू के बाद मैं पी रख सकता हूं, तो आप कहोगे सर ये रख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि देखो अ के बाद नाउन चाहिए, और नाउन क्या है, पेंसिल इरेजर। समझ रहे हो इस चीज को या नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। देखो क्यू के बाद क्या आएगा, पी आएगा। अब आप देखो क्यू के बाद पी किस में दिख रहा है, ध्यान से देखो जरा, चार ऑप्शंस को देखो, क्यू के बाद पी इसमें है नहीं है, क्यू के बाद पी इसमें है नहीं है, क्यू के बाद पी नहीं है, क्यू के बाद पी देखो इसमें है, खत्म। आपकी नजर थोड़ी सी तेज होनी चाहिए, अगर आपकी नजर तेज है तो आपका सारा काम आसान है, अगर नजर तेज नहीं है तो भैया बैठे रहो एग्जाम के अंदर। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको कैसे समझा रहा हूं। सारा खेल किसका है, ऑप्शंस का है, पेयर बनाने का है बस, ठीक है। अगला स्क्रीन को पॉज करो और करो क्वेश्चन को। देखो ऑप्शंस को देखो पहले, आर पी एस क्यू, पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू, दो ऑप्शन है, एक आर वाला एक एस। देखो एक आर वाला है, एक एस वाला है, और दो पी वाले हैं, तो पहले आपको देखना है कि क्या आएगा, ठीक है। देखो शुरू करते हैं, क्या आर से शुरू हो सकता है सेंटेंस, पहले आप देखो कि किसके से शुरू हुआ, ये किससे शुरू हुआ, एज अ बॉय इलॉन वॉज अ कीन रीडर, तो ये मतलब इंट्रोडक्शन तो दे रहा किसी का है ना, कि एज अ बॉय मतलब बचपन में इलॉन वॉज अ कीन रीडर, इलॉन जो था वो एक कीन रीडर मतलब बहुत अच्छा रीडर था, एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर, और उसने सीख लिया था कि कंप्यूटर को कोड कैसे करते हैं। तो ये एक मुझे इंट्रोडक्शन दे रहा है, पढ़कर मुझे पता लग रहा है कि हाँ पी जो है वो शुरू में आ सकता है, इंट्रोडक्शन दे रहा है। ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम, ही इवन मेड, अभी मैंने आपको बताया था इवन, देखो ये रहा, इवन क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, तो भैया एम्फेसाइज तो तब करेगा जब इससे पहले कुछ ना कुछ आ रखा होगा, तो इसका मतलब आप ये तो समझ गए कि इवन से तो सेंटेंस शुरू हो नहीं सकता, यानी कि क्यू जो है वो पहले नंबर पे नहीं आ सकता, तो यहां पर दे भी नहीं रखा पहले भी कोई, ठीक है। तो अब आप ऐसे पेयर बना लो कि क्यू किसको एम्फेसाइज कर रहा होगा, अभी बनाएंगे, चलो आपको ये पता लग गया कि पी से शुरू हो सकता है, और क्यू जो है वो किसी ना किसी को एम्फेसाइज कर रहा है, तो क्यू से पहले कुछ ना कुछ आएगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। आगे देखो, लेटर ही मूव टू कनाडा, लेटर और बाद में ही मूव टू कनाडा, अब यहां पर जो ही बोल रखा है वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए दे रखा है, क्योंकि ही क्या है, एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसके लिए यूज करते हैं, नाउन के लिए, नाउन की जगह पर, तो यहां पर नाउन क्या है, इलॉन है, ठीक है, और यहां पर क्या है, ही है, तो जाहिर सी बात है पहले इलॉन आएगा तब ही आएगा, क्योंकि जब तक आप एक नाउन को नहीं बताते तब तक एक प्रोनाउन कैसे बताओगे आप। ही मूव्ड, तो ही कौन है, इलॉन है, आपको कैसे पता लग रहा है कि ही कौन है, इलॉन है, क्योंकि पी में आपने देख लिया कि इलॉन है, तो पहले जाहिर सी बात है इलॉन आएगा फिर ही आएगा, समझ रहे हो ना, कि पहले इलॉन आएगा फिर ही आएगा, यानी कि डायरेक्ट आर से सेंटेंस कभी शुरू नहीं होगा, तो आर वाला कोई है, ये है, तो ये कट गया, आर से शुरू नहीं हो सकता। बट आफ्टर सम टाइम, डायरेक्ट बट से कैसे शुरू हो सकता है कोई सेंटेंस, भाई बट तो बट आपको मैंने बताया ना, कंजंक्शन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बट क्या है, एक कंजंक्शन है जो दो ऑपोजिट चीजों को साथ में जोड़ता है, तो आपको पता है एस से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, एस से शुरू नहीं हो सकता, तो इसको मैंने काट दिया, ठीक है। दो बचा पी आर एस क्यू, पी क्यू आर एस, अब देखो एज अ, ये तो आपको पता है पी से शुरू है, एज अ बॉय इलॉन वाज अ कीन रीडर एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर्स, ये पी आप शुरू में आ गया, अब आपको देखना आर क्यू में से क्या आएगा, अब आप क्या करो, पेयर बनाओगे, देखो बट आफ्टर सम टाइम ही सोल्ड दैट कंपनी, अब ध्यान से देखो यहां पर दैट आ गया, ठीक है, तो दिस दैट मैंने आपको बताया था अभी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सपोर्टिव स्टेटमेंट होते हैं, तो यहां पर बोल रहा है कि उसने वो कंपनी बेच दी, तो अगर दैट आ रहा है किसी के लिए तो जाहिर सी बात है किसी ने किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो जिसको ये सपोर्ट कर रहा होगा वो इससे पहले आएगा, यानी कि एस से पहले जो भी होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं कंपनी का जिक्र होगा। अब देखो कंपनी का जिक्र किसमें है, आर या क्यू में से किसमें, देखो लेटर ही मूव टू कनाडा एंड देन द यूनाइटेड स्टेट्स सेटिंग अप हिज फर्स्ट कंपनी विद हिज वेल्थ, देखो कंपनी का जिक्र इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है एस से पहले क्या आएगा, आर आएगा, बोलो हाँ या ना, एस से पहले क्या आएगा, आर आएगा, तो आपको पता लग गया पी शुरू में है और एस से पहले आर है, तो देखो पी शुरू में है ये रहा, और एस से पहले आर है, पी शुरू में है और एस से पहले आर है। अब आपको देखना है कि क्यू कहां पर आएगा, देखो एज अ बॉय इलॉन वॉज अ कीन रीडर, ठीक है, एंड लर्न हाउ टू कोड कंप्यूटर्स, ही इवन मेड हिज ओन वीडियो गेम कॉल्ड ब्लास्टर। अब देखो क्यू पी के बाद मैच कर रहा है, क्योंकि देखो इलॉन, और इलॉन को कौन वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ही सपोर्ट कर रहा है,
सपोर्टिंग, सारा खेल सपोर्टिंग का ही है। यहां पर जाहिर सी बात है, अगर ही आ रहा तो ही एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन तब आता है जब एक नाउन आता है, यानी कि जो क्यू है वो तभी आएगा जब पहले उससे पहले पी आएगा। तो इसका मतलब पी के जस्ट बाद क्यू आएगा। तो देखो पी के जस्ट बाद क्यू किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, खत्म। अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या आसान है मुश्किल है, क्या मैंने पूरे को पढ़ा भी ठीक से, नहीं पढ़ा, क्या मैंने मीनिंग निकालने की कोशिश करी, नहीं करी, है ना। तो आप इजीली इसको कर सकते हो अगर आप मेरे बताए गए तरीके को कर रहे हो, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ें, चलो। देयर आर, देखो ये तो बहुत आसान है, यहां पर आर आ गया तो मतलब इसके बाद जो भी होगा वो प्लूरल नाउन होगा। देयर आर रिपोर्ट्स, ये रहा प्लूरल, पहले पे पी हो सकता है, टू प्रिपेयर नहीं हो सकता, देयर आर टू प्रिपेयर नहीं। देयर आर नॉन फूड रिटेलर्स, ये देखो प्लूरल है, ये भी हो सकता है, यानी कि पहले पे आर भी आ सकता है। देयर आर गेट इनफ, डायरेक्ट देयर आर के बाद वर्ब नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, देयर आर है तो जाहिर सी बात है आगे नाउन नहीं आएगा, क्योंकि देयर आर के बाद प्लूरल नाउन आता है। तो दो में है, एक पी में है और एक आर में है। तो पी से शुरू हो रहा है ये वाला और आर से शुरू हो रहा है ये वाला, यानी कि ये दोनों तो कट गए, खत्म। मैंने क्या कहा, एलिमिनेट करते चलो। अब देखो देयर आर, अब क्या करो, पेयर बना लो। कैसे पेयर बनाओगे, ध्यान से देखो। देखो यहां पर क्या आ रहा है, नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू, नॉन फूड रिटेलर्स, जो नॉन फूड के रिटेलर्स हैं, आर स्ट्रगलिंग टू, वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू। तो आप अच्छे से जानते हो कि जब एक वर्ब हो, वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, उसके बाद टू हो, उसके बाद अगर दोबारा एक वर्ब लगानी तो हमेशा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये जो टू के बाद जो वर्ब आता है दूसरा, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है। मतलब टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको अच्छे से पता है, जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। तो अगर ये टू है तो इसके बाद जो भी सेंटेंस आप जोड़ोगे उसकी शुरुआत एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होनी चाहिए। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है? क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं है? ये तो खुद ही इन्फिनिटिव है, देखो। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? गेट है ना, यानी कि आपको पता है आर के बाद एस आएगा। तो आर के बाद एस किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं, इसमें दिख रहा है, यस, खत्म। बोलो बोलो, आसान की मुश्किल? आसान है ना। थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए और आप ऐसे चुटकियों में उड़ा सकते हो उसको, इसको, पैरा जंबल्स को, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो भाई वीडियो को अभी लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि पसंद आया, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि उनको भी इसकी नॉलेज हो सके और उनको भी पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आ सके, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। अब आप इसको खुद सॉल्व करो पॉज करके। अब मैं सॉल्व कराता हूं उसको, देखो। देखो, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, देखो शुरुआत में दे रखा है आपको, ये इंट्रोडक्शन दे रखा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार क्या, देखो रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले क्यू दे रखा है और उसके बाद पी दे रखा है, तो देखते हैं क्यू आएगा क्या। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इश्यूज, रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इश्यूज, ठीक है। और यहां पर दे रखा पी में, द 2021 प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्ट ग्रोइंग, देखो द 2021 प्रोजेक्शन रिफ्लेक्ट्स, जो 2021 का प्रोजेक्शन था वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये आपको पता है V1 है, रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग, ग्रोइंग। तो ग्रोइंग के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ग्रोइंग व्हाट, ग्रोइंग क्या है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। ग्रोइंग का मतलब बढ़ता हुआ, ग्रोइंग का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ। तो बढ़ता हुआ क्या, आगे कोई ना कोई नाउन होगा, ग्रोइंग व्हाट। तो आप ये देखो कि पी के बाद जो भी आएगा उसकी शुरुआत एक नाउन से हो रखी होगी, ऐसे आप समझो। तो देखो, क्या रिकॉग्निशन नाउन है, तो आप कहोगे कि हाँ नाउन तो है, रिकॉग्निशन मतलब पहचान, यानी कि पी के बाद क्यू आ सकता है। अब देखो एंड, क्या एंड नाउन है, नहीं, यानी कि पी के बाद आर नहीं आएगा, ठीक है। क्या रिड्यूसिंग एमिशंस, देखो रिड्यूसिंग नाउन है, आप कहोगे नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्ट ग्रोइंग, ग्रोइंग रिड्यूसिंग क्या होता है भाई, ग्रोइंग के बाद एक डायरेक्ट नाउन आएगा ना, तो आपको नाउन तो एक ही रिकॉग्निशन, यानी कि इतना कंफर्म होगा कि पी के बाद क्यों आएगा। ये कंफर्म हो गया कि पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। क्या इसमें पी के बाद क्यू है, क्या इसमें पी के बाद क्यू है, क्या इसमें पी के बाद क्यू है, इसमें पी के बाद क्यू है, खत्म, खत्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, द 2021 प्रोजेक्शंस रिफ्लेक्ट ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इश्यूज, उसके बाद एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर पावर इन, वैसे भी देखो इन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या लगाते हैं, हमेशा V1 और आईएनजी लगाते हैं, यानी कि इसके बाद जो भी आएगा, आर के बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा, V1 और आईएनजी से शुरू होगा। एक ही है देखो, V1 आईएनजी से शुरू होता हुआ रिड्यूसिंग, यानी कि आर के बाद एस आएगा, लेकिन आर के बाद एस इसमें भी था, तो यहां से कंफ्यूज हो जाते। तो आपको दोनों देखना था कि भाई पी क्यू साथ में आएंगे और आर एस साथ में आएंगे, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 4। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको मीनिंग निकालने की जरूरत है, बस आप पेयर बनाओ, जो मैंने सिखा दिया, पेयर बनाओ, ऑप्शंस को देखो, एलिमिनेट करो, और आपका काम हो जाएगा बहुत ज्यादा आसान। अगर आपने दो चीजें पकड़ ली, पेयर बनाना और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, तो बस इसमें और कुछ है ही नहीं। करो उसको, देखो।
ऐसे बड़े बड़े कई बार क्या होते हैं, पैराजम्बल्स को देख के बच्चे पहले डर जाते हैं, है ना, लेकिन डरना नहीं है मेरे भाई, डरोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो द क्वेश्चन बिलो, ये तो सिंपल है। देखो ऑप्शंस को देखो, पहले यहाँ पी से शुरू हो रहा है, यहाँ पी से, यहाँ आर से, और यहाँ क्यू से। ठीक है, अब पढ़ते हैं जरा। देखो मैनी डेडवुड बीटल स्पीशीज, अच्छा आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप एक बात बताओ, आप ये कह सकते हो कि हाँ पी से शुरू हो सकता है, पी से शुरू हो सकता है ना, क्योंकि देखो मैनी डेडवुड बीटल स्पीशीज रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वुडलैंड, तो ये इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैनी डेडवुड बीटल ये एक नाउन है, तो सेंटेंस की शुरुआत एक नाउन प्रोनाउन से होती है, आपको पता है, तो यानी कि पी से शुरू हो सकता है। ठीक है, आर से हो सकता है क्या, अदर्स हैव रिसेंटली, भाई अदर्स तो आप तब लगाते हो ना जब इससे पहले कुछ ना कुछ बोल चुके हो, तो कि अदर्स हैव रिसेंटली बीन फाउंड, कि बाकी जो है उनको अभी अभी ढूंढा गया है, तो बाकी कौन, उससे पहले कुछ ना कुछ तो बताओगे ना, कि भाई कुछ को अभी ढूंढा गया, बाकियों को बाद में, ऐसे ही बोलते हैं ना कि कुछ अभी कर लूंगा बाकी बाद में, तो अदर्स हैव, तो अदर्स डायरेक्ट नहीं आता, अदर्स तब आता है, ये भी बेसिकली क्या करता है, सपोर्टिंग होता है, ये भी तब आता है जब इससे पहले कुछ ना कुछ आप बता चुके होते हो, तो आर से तो शुरू नहीं होगा। सेंटेंस की शुरुआत यहां से नहीं हो सकती ना, कि अदर्स हैव रिसेंटली बीन फाउंड टू बी पॉलिनेटर्स, कि बाकी जो है उनको पॉलिनेटर्स के रूप में देखा गया, तो बाकी मतलब बाकी जो है, यानी कि उससे पहले कुछ ना कुछ और बताया गया होगा। ठीक है, अब देखो क्यू में क्या दे रखा है, सम डेडवुड बीटल्स आर प्रेडेटर्स, और अब अच्छा आपको ये पता लग गया कि देखो यहाँ पर सम है, कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए, और यहाँ पर क्या अदर्स हैं, आपको पता है कि देखो पहले सम आएगा तभी तो अदर्स आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ काम अभी कर लो बाकी बाद में कर लेना, है ना, या फिर मैंने कुछ काम अभी कर लिया, जैसे कि आई डिड, मैंने कुछ काम अभी किया और बाकी मैं क्या करूंगा, बाद में करूंगा, या कुछ को अभी ढूंढ लिया गया बाकियों को बाद में ढूंढा जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं ना हमेशा। तो सम का मतलब कुछ होता है, अदर्स का मतलब बाकी होता है, तो आपको पता है सम और अदर का पेयर हो गया। सम और अदर का क्या हो गया, पेयर हो गया, अगर आप बनाना चाहो। यानी कि देखो सम डेडवुड बीटल्स आर प्रेडेटर्स, कि जो कुछ डेडवुड बीटल्स है वो प्रेडेटर्स हैं, अदर्स हैव रिसेंटली बीन फाउंड टू बी पॉलिनेटर्स, और बाकी जो पॉलिनेटर्स है, यानी कि इन दोनों का पेयर बन गया, मुझे पता लग गया क्यू के बाद आर आएगा, ये साथ में आएंगे, क्यू के बाद आर आएगा, तो क्यू के बाद आर, देखो क्यू के बाद आर इसमें है नहीं है, क्यू के बाद आर इसमें है नहीं है, क्यू के बाद आर इसमें नहीं है, क्यू के बाद आर इसमें है, खत्म। इतना बड़ा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको मीनिंग निकालने की जरूरत है, ना आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, बस आपने देख लिया कि सम और अदर का पेयर बन रहा है, बनता है ना ऐसे पेयर कि कुछ अभी कर लेंगे बाकी बाद में कर लेंगे, तो सम और अदर का, क्योंकि अगर अदर आ रहा है तो मतलब सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग अगर है तो इससे पहले कुछ ना कुछ इसी के जैसा होगा, तो इसी के जैसा कौन है, सम है, खत्म। आया कुछ समझ में या नहीं आया? और कमेंट में आप मुझे लास्ट में भी जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे, आप क्वेश्चंस काउंट करना कि कितने हैं, उसमें से आपने कितने ठीक करे मुझे बताना जरूर, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत बड़ा सा दिख रहा है, तो इसको भी पढ़ने में कई बच्चों को ऐसा लगता है, पहले हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं भाई छोड़ दो, लेकिन इसमें एक अच्छी बात देखो क्या है, जरा ऑप्शंस को देखो, आर, एग्जामिनर भी जानता है कि इतना बड़ा सेंटेंस कोई पढ़ेगा नहीं, देखो आर एस क्यू पी, देखो सारे अलग अलग है, यहाँ पर कह रहा कि पहले पे आर आएगा, पहले पे क्यू, पहले पे पी, पहले पे एस, तो आपको नहीं लग रहा कि जैसे ही आपने पहला ढूंढ लिया आपका काम खत्म, आप ढूंढ लो कि पहले पे क्या आ सकता है, चलो देखो क्या पहले पे आर आ सकता है, देखो टोक्यो 2020 वाज सपोज टू बी अ ग्रेट इकोनॉमिक स्टिमुलस, कि जो टोक्यो 2022 है 2020 है वाज सपोज टू, उसको ऐसा माना गया था कि वो बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टिमुलस बनेगा, मतलब इकोनॉमी को बढ़ाएगा, यानी कि इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो ये आर से हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, इसको अपन टिक लगा देते कि हो सकता है। क्यों देखते हैं, दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी मैंने बताया था दिस दैट दीज दोज क्या करते हैं, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो जिसको सपोर्ट करेंगे उससे उसके बाद आएंगे, यानी कि इससे तो शुरू नहीं हो सकता, तो क्यू से शुरू नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दिया। एस, इट वॉज थैंक्स, इट, देखो इट एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन तो तब आएगा जब इससे पहले कुछ ना कुछ नाउन आएगा, भाई इट जो है किसी न किसी सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा होगा इट, तो अगर यहां पर इट आ रहा है तो इससे पहले कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके लिए इट आ रखा होगा, समझ रहे हो इस चीज को, यानी कि एस से शुरू नहीं हो सकता। पी देखो, इन टोक्यो दे बिल्ट, देखो दे आ गया, तो फिर भी चलो कोई नहीं, दे तो हम जनरली यूज करते हैं, जब बोलते हैं ना दे से लोग कहते हैं, तो दे को हम सब्जेक्ट मान सकते हैं, तो इन टोक्यो दे बिल्ट एन एक्स्ट्रा सॉरी एक्सप्रेस वे लिंकिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हनीदा टू द सेंटर एंड वाइडेंड सम ऑफ द सिटीज मेजर आर्टरीज, ठीक है, चलो इनको हमने अगर शुरू में मान भी लिया, उसके बाद क्यों कह रहा है दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा यहां से एक पेयर बन रहा है, देखो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, देखो यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया गया, लिंक किया गया, सड़कों को चौड़ा किया गया, और यहाँ पर देखो दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो ये जो है दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इससे पहले जो भी होगा जाहिर सी बात है उसी को ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है,
तो यानी कि आपको ये तो पता लग गया कि पी के बाद क्यू आएगा, ये कंफर्म हो गया, पेयर बना लिया मैंने कि पी के बाद तो क्यू आएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो जाहिर सी बात है इससे पहले जो भी होगा उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात हो रही होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसमें हो रही है, यानी कि पी और क्यू साथ में आएंगे। तो देखो क्या पी क्यू आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है पी क्यू, इसमें क्यू पी है, हमें क्या चाहिए पी क्यू, इसमें दिख रहा है पी क्यू और इसमें दिख रहा है पी क्यू, ठीक है। लेकिन आपको पता है इसमें कह रहा है पी से शुरू करो, इसमें कह रहा है आर से शुरू करो, तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। अब आपको एक और पेयर बनाना पड़ेगा, देखो इससे बनाओ, ये इट है ना, इट वॉज थैंक्स। अब ये जो इट है किसी ऐसी चीज के लिए आ रहा होगा जो सिंगुलर होगा, इट जो है वो दे के लिए तो आएगा नहीं, क्योंकि दे खुद किसी ने किसी के लिए आ रखा है। इट जो है वो दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए तो आएगा नहीं। इट जो है वो टोक्यो 2020 के लिए आ सकता है, क्योंकि टोक्यो 2020 मतलब एक गेम की बात हो रही है, गेम टूर्नामेंट की, टूर्नामेंट तो एक ही होता है, सिंगुलर होता है, तो जो इट है वो टोक्यो 2022 के लिए आ रहा है। यानी कि आपको अच्छे से पता है कि एस से पहले क्या आएगा, आर आएगा, एस से पहले क्या आएगा, आर आएगा। तो देखो एस से पहले आर इसमें है और एस से पहले आर इसमें भी है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस की शुरुआत आपको पता है इससे हो रही होगी, क्योंकि मेन इसी की बात कर रहा है, ये इंट्रोडक्शन दे रहा है कि जो टोक्यो, क्योंकि देखो पहले हम बात कर रहे हैं टोक्यो 2022 के इकोनॉमिक स्टिमुलस की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने की, ग्रोथ होने की। तो पहले इसकी बात करेंगे कि स्टिमुलस था, उसके बाद ग्रोथ की बात करेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा आपने दिमाग लगा लिया कि हाँ पहले ये होगा तभी तो ये होगा, तो इस तरीके से आपने देख लिया आपका आंसर क्या है, ए है। तो कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल मैंने क्या बताया, देखो पेयर बना दिया मैंने, यहाँ पर दीज आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, तो आराम से आप पेयर बना सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक सेकंड रुकना बस, नेक्स्ट सेकंड में आया, एसी ऑन करके आया, बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ पर पिछले लगातार 4-5 दिन से पटना में बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, कल रात में भी बहुत बारिश हुई है, और अभी अचानक बहुत धूप हो गई, बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से गर्मी एकदम से बढ़ गई बहुत ज़्यादा। चलो करो इसको जल्दी से। देखो शुरू करते हैं, किससे शुरू कर सकते हैं, देखो ऑप्शंस को देखो क्या है, एस क्यू पी आर, क्यू आर एस पी, आर पी क्यू एस और एस पी आर क्यू। शुरू करते हैं, देखो क्या क्यू से, क्या हम एस से शुरू कर सकते हैं, एस में क्या है, एवरी 20 मिनट्स ऑफ टाइम स्पेंट स्टार्टिंग एट अ स्क्रीन लुक अवे एट एन ऑप्शन, एवरी 20 मिनट्स ऑफ टाइम स्पेंट स्टार्टिंग एट अ स्क्रीन लुक अवे एट एन ऑप्शन दैट इज एटलीस्ट 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड, ठीक है। यानी कि इससे क्या सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, अगर आपको ये पता ना चले ना कि शुरू कर सकते नहीं कर सकते, तो मैंने आपको इजी तरीका बता रखा, पेयर बना लो। जैसे पेयर में कैसे बना सकता हूं, देखो हाउएवर वन ऑफ द इजीएस्ट हैबिट्स, वन ऑफ द इजीएस्ट हैबिट्स, अगर यहां पर वन ऑफ द इजीएस्ट हैबिट की बात करा तो मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा ये। देखो हाउएवर वन ऑफ द इजीएस्ट हैबिट्स टू बिल्ड बिल्ड इज टू फॉलो द 20-20-20 रूल, कि 20-20-20 का जो रूल है। अब देखो एस के अंदर उसी 20-20 को इलेबोरेट कर रखा है, एक 20 का मतलब है 20 मिनट्स, दूसरे 20 का मतलब है 20 फीट, और तीसरे 20 का मतलब है 20 सेकेंड। यानी कि ये आपको पता लग गया कि इसके अंदर बताया 20-20 और इसके अंदर एक्सप्लेन किया 20-20, यानी कि आपको पता है कि क्यू और एस साथ में आएंगे, क्यू और एस साथ में आएंगे। क्या इसमें क्यू और एस साथ में है लेकिन उल्टे हैं, तो ये नहीं हो सकता, साथ में है नहीं है, साथ में है नहीं है, साथ में है, खत्म, माइक ड्रॉप, ऐसे खत्म, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। पेन टूटा तो नहीं, नहीं टूटा, समझ गए ना भाई। इतना बड़ा सेंटेंस दिख रहा है, इतना बड़ा पैरा जंबल दिख रहा है, लेकिन उसको हमने विद इन 2 या 3 सेकंड्स के अंदर हमने उसको सॉल्व कर दिया। बस थोड़ी सी नजर आपकी तेज होनी चाहिए कि यहाँ पर एक 20-20-20 रूल की बात हो रही है, इस रूल में उसी को एक्सप्लेन कर दिया, मतलब क्यू के बाद ऐसा आएगा, एक ही में दिख रहा है मुझे, काम खत्म, आगे बढ़ो, नहीं सोचना इतना आसान है, कर दो इसको। देखो शालिनी वॉज स्क्रॉलिंग हर फ्रेंड वेन हर फ्रेंड द मार्केट प्लेस, देखो शालिनी एक नाउन है, आपको पता है, बहुत अच्छा प्रॉपर नाउन, तो इससे सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, यानी कि शुरू में ए आ सकता है, ठीक है। तो ए वाले दो हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। अब ए के बाद बी और सी में से देखो, शालिनी वॉज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन, ठीक है, पेयर बना लो, इतना कुछ करना नहीं है। हर फ्रेंड ब्रॉट अ बुकेट फ्रॉम शालिनी, बुके फ्रॉम शालिनी फ्रॉम द मार्केट प्लेस व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड दे वेंट टू द मार्केट। अच्छा बताओ, पहले बुके लिया जाएगा, पहले मार्केट में जाया जाएगा, दे वेंट लिखा ना, मार्केट गए, तो पहले पता मार्केट जाएंगे फिर बुके लेंगे, यानी कि सी, यानी कि बी से पहले सी आएगा,
ए से शुरू होगा और आपको पता है बी से पहले सी आएगा। अब ये कहां पर है ये नहीं पता, लेकिन इतना आपको पता है कि ए शुरू में है और सी पहले फिर बी बाद में। तो देखो इसमें ए पहले है लेकिन इसमें बी जो है वो सी से पहले है, तो ये गलत हो गया। इस वाले में देखो ए पहले है और जो सी है वो बी से पहले है कि नहीं? मैंने क्या बोला, सी बी से पहले आएगा, कहां कहां पे आएंगे वो नहीं पता, लेकिन बस आपको पेयर बनाना तो आपने बना लिया, खत्म। कहानी बना के देख सकते हो। शालिनी वॉज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग, हाँ, शालिनी वॉज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। उसके बाद सी, व्हेन हर फ्रेंड अराइव्ड, देखो हर फ्रेंड और जब उसकी फ्रेंड आई तो मैच कर गया बिल्कुल दोनों, खत्म। आगे बढ़ो, अगला देखो, द अवार्ड इज नेम्ड, द अवार्ड, डायरेक्ट द अवार्ड, तो किसी न किसी अवार्ड की बात तो हो रही होगी पहले। अ नोबल प्राइज इज एन अवार्ड, देखो इंट्रोडक्शन दे रहा है, अ नोबल प्राइज इज एन अवार्ड, नोबल प्राइज एक ऐसा अवार्ड है, ठीक है। फिर जाहिर सी बात है पहले ये आएगा तभी द अवार्ड आएगा, क्योंकि ये जो द अवार्ड है वो इसी को सपोर्ट कर रहा है, दिस अवार्ड भी इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपको पता है क्यू आएगा, क्यू से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, क्यू वाला एक ही ऑप्शन है, खत्म। बढ़ो आगे यार, एसएससी का एग्जाम है ये, यूपीएससी नहीं है, बढ़ो आगे। अगला देखो जरा ध्यान से, दे आर, तो दे से शुरू होगा नहीं, आपको पता है दे एक प्रोनाउन है, ठीक है। देयर कोस्ट, देयर भी एक प्रोनाउन है, डायरेक्ट शुरू होगा नहीं देयर से, क्योंकि पहले नाउन तभी प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद दीज डिवाइसेस, तो देखो दीज भी सपोर्टिव है, यानी कि इससे पहले कोई ना कोई ऐसा होगा, दिस दैट दिस दो जब आता है तो उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर डिवाइसेस की बात की जा रही होगी। अब आप ढूंढ लो कि आर से पहले क्या आ सकता है। अब देखो डिवाइसेस किसमें है। अच्छा, आपको ये पता लग गया कि इन तीनों से शुरू नहीं होगा, एस से शुरू होगा, तो एस वाले दो ऑप्शन है, बाकी दोनों कट गए। अब आपको ढूंढना है कि आर से पहले कौन सा आएगा, यानी कि आर से पहले कोई ऐसा होगा जिसमें डिवाइस की बात करी जा रही होगी। तो देखो दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी, क्या इसमें डिवाइस की बात की जा रही है? नहीं। देयर कॉस्ट डिपेंड ऑन द सॉर्ट यू इंस्टॉल एंड साइज, यहां पर भी कोई डिवाइस नहीं दे रखा। क्लाइमेट एडवाइजर्स एंटिसिपेट दैट मोस्ट होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म्ड बाय हीट पंप्स, ये रहा, यही तो है डिवाइसेस भाई, यही तो वो डिवाइसेस है जिनके बारे में बोला गया दिस डिवाइसेस। यानी कि आपको पता है कि आर से पहले क्या आएगा, ऐसा आएगा, तो आर से पहले एस किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, खत्म। खत्म, सोचना नहीं है भाई, इतना सोचोगे तो हो गया काम। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आगे से आप कहीं पर भी जाओगे नहीं पैरा जंबल्स देखने के लिए, क्योंकि आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। तो आप अच्छे से क्या करो, वीडियो को दोबारा से देखो अगर देखना है, तो वैसे तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेना कितने थे, मुझे याद नहीं है, और आप बताना कितनी ठीक थे। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी, ठीक है, मेहनत अच्छी लगी आपको जो मैंने किया आप लोगों के लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।